हेलो बच्चों। तो बेटा आज की जो हमारी वीडियो है उसमें बेसिकली आज हम एप्लीकेशन पार्ट सीखेंगे, ठीक है। तो थ्योरी का पार्ट तो मैं काफ़ी सारा पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। आज बेसिकली हमारा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा हमारा किसके ऊपर, एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर। तो बेटा अगर आपको याद हो तो पिछली बार मैं जो है आपके साथ फोर्स की बात कर रहा था, याद है ना, फोर्स की बात कर रहा था। फोर्स के बारे में बताया भी था कि भैया ये कोई धक्का या खिंचाव होता है ना, इट इज़ अ पुल और पुश विच टेंड्स टू चेंज और विच चेंज इज़ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, है ना। जो पोजीशन जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे या पोजीशन में चेंज लाने का प्रयास करे, इस तरह के धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, है ना। इसकी एसआई यूनिट होती थी न्यूटन, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती थी वो थी डायन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, है ना, डायन नहीं डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। और अगर तुम्हें याद हो तो जब तुम लोग डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे ना, उस समय मैंने तुम्हें ये प्रूफ भी करवाया था, क्या, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। करवाया था कि नहीं करवाया था? डायन नहीं है, ये है डाइन है, ठीक है। कहीं डायन पढ़ लो इसको, ठीक है, इस तरह से एकदम। बेटा जानते हो जब फोर्स की बात करते हैं ना, तो तीन चीज़ें बहुत महत्व की हो जाती हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। एक तो क्या, एक तो भाई उसका मैग्नीट्यूड, कि कितना फोर्स लग रहा है ना, कितना फोर्स लग रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन, दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन, क्या किस दिशा में फोर्स लग रहा है। भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो दिशा की बात तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है ना। दिशा है भाई तो दिशा की बात तो करनी पड़ेगी। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। बेटा एक और जो तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि हमारे लिए अभी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम लोग रोटेशन मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट की हो जाएगी, वो होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या होती है वो? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से मेरा क्या मतलब है, सुने एकदम, बिल्कुल भी हम जो है ना आगे छोड़ के नहीं भागेंगे इसको, एकदम बिल्कुल डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, अच्छे से देखना। मैंने बोला मान लीजिए धरती माता है और धरती माता के ऊपर ये डब्बा है, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा सारा ये डब्बा है, ठीक है। मान लीजिए इसका कुछ मास वास कुछ एम वेम कुछ इसका मास है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, तो अगर अगर मैं फोर्स को मान लीजिए कहीं यहाँ कहीं लगाऊं, कहीं यहाँ अगर मैं कहीं फोर्स को लगाऊं, तो क्या होगा, ये डब्बा आगे की तरफ चलने लगेगा, ये डब्बा आगे की तरफ चलने लगेगा। पर जानते हो अगर मान लो इसके ऊपर यहाँ पर कुछ मान लो फ्रिक्शन व्रिक्शन रहा, कुछ रफ वफ है, और अगर मैं फोर्स, बेटा जानते हो अगर मैं फोर्स यहाँ लगाऊँ ना, कहीं इसके ऊपर वाले एंड पर लगाऊँ ना, तो चल तो देगा पर इसके साथ साथ पलटने के ज़्यादा चांसेस हैं ना, ये पलट भी सकता है ना, इसके पलटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ना। तो भाई कब डब्बा चलेगा कब पलटेगा, इस बात का कैसे पता लगाया जाए? भाई वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर। आप कहीं यहाँ फोर्स लगा लीजिए, आप कहीं यहाँ फोर्स लगा लीजिए, आप कहीं यहाँ फोर्स लगा लीजिए, तो डब्बा चलेगा, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। पर अगर आपने बिल्कुल यहाँ एज पर ऐसे नुक्कड़ पर फोर्स लगाया, तो डब्बे के पलटने के चांसेस ज़्यादा हैं ना, डब्बे के घूमने के चांसेस ज़्यादा है ना। इस एज के अबाउट, इसके अबाउट घूम जाएगा, है ना, ये एक्सेस बन जाएगी फिर, और इस एक्सेस के अबाउट वो जो डब्बा है वो ऐसे घूम जाएगा, तो घूमने के चांसेस जो है वो कहीं ज़्यादा है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अभी तो हम सिर्फ बॉडी का चलना समझेंगे, हम तो सिर्फ, है ना, उसका घूमने के लिए तो अभी भाई साहब पूरी फिजिक्स पढ़ी है, आराम से घुमाएंगे उसको। तो अभी मेरे लिए हाल फिलहाल सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और सिर्फ उसकी डायरेक्शन, मेरे लिए तो सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की मैं अभी कोई चर्चा करने वाला नहीं हूँ। आपको भी दिमाग में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से अभी हाल फिलहाल, ठीक है। बाकी मेरा धर्म था बता दूं कि मैं एक बार आपको, कि फोर्स की जब भी बात करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, कब, जब हम रोटेशन की बात कर रहे होंगे। अभी हम उसकी कोई बात करने वाले नहीं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और सुने बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की मैं आपके साथ बात करता हूँ, हालांकि बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे अभी। टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो जो मैंने पढ़ाना है सिर्फ आपको, मैं सिर्फ अभी अभी उसकी बात करूंगा, ठीक है। सुनो, वैसे होते कितने प्रकार के, मैं सारी आपको बात बता देता हूँ। देखो एक होते हैं अपने पास, होते हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। पूरी की पूरी 12वीं में शुरू के 4 चैप्टर में 5 चैप्टर में सिर्फ आपको यही पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस किस तरह के होते हैं ना। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है, चार्ज पर लगता है, चार्ज कैरिंग वायर पर लगता है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अभी उसकी कोई बात करने वाले नहीं है, ठीक है। दूसरे तरीके के जो फोर्स होते हैं अपने पास, वो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अपने पास एक चैप्टर आएगा आगे अभी, है ना, 5 और 6 चैप्टर आएगा अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस के नाम से, तो उसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसे कैसे लगते हैं। बेटा कोई भी दो बॉडी, संसार की कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास मास है, और मास तो सबके पास है, तो मतलब कि संसार की कोई भी दो बॉडीज आपस में हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, है ना। मैं बोलूँ मान लो एक मास है m1, एक मास है m2, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर इतना लगता है, कितना लगता है? इतना लगता है, कैपिटल G m1 m2
डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर। हालांकि अभी मेरे को इसकी भी कोई बात नहीं करनी, इसलिए मैं इसमें भी डिटेल में नहीं उतर रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। आज मेरे को क्या पढ़ना है वो सुनो। मेरे को पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मेरे को क्या पढ़ने हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ने हैं मेरे को, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स, अब इसमें कुछ प्रकार हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और एक होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, इनसे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इनसे आपका लेना देना कब पड़ेगा? जब आप 12वीं में बिल्कुल अंत में पहुंच जाएंगे। 12वीं के अंत के जो 3-4 चैप्टर है ना, उसमें यही पढ़ाया जाता है, न्यूक्लियर फोर्स फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो अभी मेरे को सिर्फ किसकी बात करनी है? 11वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, शुरू के 3-4 चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करनी है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्स में जो सबसे पहले प्रकार का फोर्स मेरे दिमाग में आता है वो होता है भाई साहब नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। बहुत गहन, बहुत विस्तार से अपने को इसकी चर्चा करनी है, नॉर्मल फोर्स की बात करनी है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। फिर हम बात करेंगे बेटा आपके साथ टेंशन की। किसकी बात करेंगे? टेंशन की बात करेंगे। सर टेंशन तो सर पहले ही दिमाग में बहुत है सर, ये वो वाली टेंशन नहीं है, ये रस्सी में टेंशन है। रस्सी में टेंशन होती नहीं होती? आप रस्सी को खींचो तो टेंशन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है बेटा। खिंचाव को इंग्लिश में टेंशन बोला जाता है, ठीक है। टेंशन की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे? और हम बात करेंगे बेटा फ्रिक्शन की। किसकी बात करेंगे? फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन कौन? फ्रिक्शन अच्छा आदमी है। फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी। सर ये फ्रिक्शन अच्छा आदमी सर फोर्स होता है? तो हाँ अच्छा आदमी होता है, तुमको मैं बताऊंगा बाद में। फ्रिक्शन भाई साहब बहुत अच्छा आदमी है, फ्रिक्शन कोई बुरा आदमी नहीं है ना। फ्रिक्शन को ऐसे बदनाम किया गया है सिर्फ, पर फ्रिक्शन बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ बात करूंगा नॉर्मल फोर्स की, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा टेंशन की, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा फ्रिक्शन की। नॉर्मल फोर्स मतलब सर सामान्य फोर्स। नॉर्मल मतलब सामान्य सर, एकदम नहीं। अरे नॉर्मल का मतलब बेटा फिजिक्स में जहां पर भी आज के बाद आप समझेंगे कि जहां पर भी फिजिक्स में आप नॉर्मल वर्ड पर समझ लें, ठीक है। नॉर्मल का मतलब इंग्लिश में सामान्य होता है, पर फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब सामान्य नहीं होता। फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल बेसिकली एक डायरेक्शन होती है। नॉर्मल क्या होती है? डायरेक्शन होती है। मान लीजिए कि अगर ये आपका सरफेस है, मान लीजिए ये आपका अगर सरफेस है, तो मैं बोलूँ कि भैया इसका नॉर्मल वेक्टर बनाओ, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, इसका नॉर्मल वेक्टर वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर वाला वेक्टर ये है वो, ठीक है। एन और ऊपर लगा दिया कैप। क्या लगा दिया? कैप। बेटा यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली, इसलिए कैप लगाया मैंने। ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स का क्या मतलब है? नॉर्मल फोर्स ऐसा फोर्स जो इस डायरेक्शन में हो। नॉर्मल फोर्स ऐसा फोर्स जो इस डायरेक्शन में हो। तो नॉर्मल फोर्स कौन सा फोर्स हो गया? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स सामान्य फोर्स नहीं है इससे मेरा मतलब। नॉर्मल फोर्स से क्या मेरा मतलब है? द फोर्स एक्टिंग, द फोर्स एक्टिंग, एक्टिंग मतलब लगना, ठीक है। एक्टिंग मतलब एक्टिंग करना नहीं होता। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। देखो समझो, मैं समझाता हूँ अच्छे से। पहले अब नॉर्मल की चर्चा करेंगे, बाकी सबकी बात हम बाद में करेंगे। अच्छा भाई कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे? बेटा सुनो ज़रा ध्यान से सुनो। तो मैंने बोला कि मान लीजिए पहला केस, देखो पहला केस बताता हूँ, ऐसे केस बाय केस बनाते चलेंगे आराम से, जितने मेरे दिमाग में आ जाए उतने, है ना। सुनो, इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो मैंने बोला मान लो ये अपनी धरती माता है, और भाई साहब ये है ऊपर एक डब्बा, ये है ऊपर एक डब्बा, है ना। तो अगर ये डब्बा है तो मुझे पता है कि भाई कोई भी डब्बा जो होता है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है। बेटा सुनो, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा जानते हो कोई भी चीज़ जो नीचे की तरफ गिर रही होती है या नीचे की तरफ जो अपना वेट लगा रही होती है, उसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होता है? जी। तो जिस जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि ग्रेविटी की वजह से होने वाला एक्सेलरेशन। इस जी से मेरा क्या मतलब है? ग्रेविटी की वजह से होने वाला एक्सेलरेशन। पर है तो एक्सेलरेशन ही, अरे जी क्या है? एक्सेलरेशन है। तो मतलब कि नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पर वो लगता है m इंटू जी। क्या लगता है? m इंटू जी। बेटा ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को ही कभी कभी वेट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वेट कह देते हैं। m इंटू जी को ही क्या कहा जाता है? वेट कहा जाता है। m इंटू जी को क्या कहा जाता है बेटा? वेट कहा जाता है। ये जो अकेला जो m है ना, इस m को कहते हैं मास। इस m को कहते हैं मास। ये कभी भी बदलता नहीं, कांस्टेंट रहता है, पर वेट बदल जाता है, किसी जगह पर कुछ, किसी जगह पर कुछ। क्यों? क्योंकि जी बदलता जाता है। बेटा ये जो छोटा जी है ना, ये छोटा जी कांस्टेंट नहीं रहता। धरती पर एक जगह पर कुछ और है और दूसरी जगह पर कुछ और। चंदा मामा पर भाई साहब जो अपने यहाँ पर जो जी है ना, इस जी की नॉर्मली जो वैल्यू है, मैं 10 लेता हूँ, मेरी क्लास में मैं 10 लेना पसंद करता हूँ, ठीक है। बाकी ओरिजिनली इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8। तो 9.8 धरती पर हर जगह 9.8 नहीं है, कहीं पर 9.5 भी है, कहीं 9.7 भी है, कहीं 10 भी है ना। और चंदा मामा पर जानते हो जी कितना होता है? जी होता है g/10, g/6। मतलब कि यहाँ पर अगर अपने पास 10 है ना, तो चंदा मामा पर होगा g/6, मतलब कि 10/6, ठीक है।
तो उसी वजह से जो किसी बॉडी का जो वेट है वो हर जगह पर अलग अलग होता है ना, किसी बॉडी का वेट हर जगह पर अलग अलग होता है, पर उसका मास कभी भी बदलता नहीं है ना। और वेट क्या होता है, बेसिकली एक फोर्स ही होता है। वेट क्या होता है, फोर्स होता है, और होता कितना है, m/g। और कैसे लगता है, बॉडी हमेशा नीचे की तरफ अपना वेट लगाती है भाई साहब, हमेशा कहाँ नहीं फोर्स लगाती है, नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, वेट लगा दिया इसने नीचे की तरफ, जानते हो। तो जितना फोर्स बेटा इस डब्बे ने नीचे की तरफ लगाया, कितना लगाया, mg, कितना लगाया, mg। आज के बाद हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई m मास की बॉडी है तो वो नीचे धरती माता पर कितना फोर्स लगा रही है, mg फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स लगा रही है बेटा, mg फोर्स लगा रही है। धरती माता से बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगता है, कितना, mg। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स, वो कहाँ लगता है भाई, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है, कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है भैया, कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये है। कॉन्टैक्ट सरफेस मतलब जहां पर डब्बा और धरातल दोनों आपस में मिल रहे हो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे बेटा नॉर्मल फोर्स लगेगा, ऐसे, है ना। तो इस बात का क्या लॉजिक दिया मैंने लॉजिक दिया कि भैया जितना फोर्स धरती माता के ऊपर बॉडी ने लगाया, उतना ही फोर्स धरती माता ने बॉडी पर लगाया। बेटा अगर ये बॉडी ज़्यादा फोर्स लगा देती तो ये बॉडी नीचे घुस जाती, अगर धरती माता ज़्यादा फोर्स लगाती तो ये बॉडी हवा में उड़ जाती, पर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाला फोर्स, हो मतलब कि इस केस में नॉर्मल कितना आया, इस केस में आया नॉर्मल इज इक्वल टू mg। कितना आया, mg। बेटा आपको तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी कॉन्टैक्ट फोर्स आपको निकालना हो, हमेशा क्या करें, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वही होगा नॉर्मल फोर्स, वही होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। मतलब अब ध्यान से देखें तो डब्बा कहाँ, डब्बा धरती माता पर नीचे फोर्स लगा रहा था, तो धरती माता डब्बे पर ऊपर फोर्स लगाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप तुम्हें बात समझ आई होगी। और सुनो, देखो और केस बताता हूँ, ऐसे थोड़ी, ऐसे आराम से पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, देखो ध्यान से देखो, और केस बताता हूँ, देखो। तो केस नंबर 2 की बात करते हैं, सुनो, केस नंबर 2 की बात करते हैं, देखो सुनो। तो केस नंबर 2 कैसे, अब भाई सर यहाँ तो सर ये धरातल सर बिल्कुल एकदम ऐसे था सर, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल था, जरूरी थोड़ी हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो सर ये तो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, इसके ऊपर डब्बा रख दूँ तो, मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है। बोला सर ये एंगल मान लो थीटा बना रहा है, एंगल मान लो थीटा बना रहा है, और इसके ऊपर डब्बा कैसा रखा जाएगा, बोला डब्बा इसके ऊपर सर ऐसा रखा जाएगा, कैसा रखा जाएगा, ऐसा। तो ये लगा m, ये लगा, इसका मास क्या है, m है, मैंने बोल दिया डब्बे का मास है m। तो बेटा mg कहाँ लगेगा भाई, वेट तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है ना, वेट तो कहाँ लगता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है, चाहे बॉडी टेढ़ी रखी हो चाहे सीधी, है कि नहीं भाई। तुम अगर इस डब्बे को, मान लो डब्बे को तुम हवा में ना ऐसे पकड़ना, अपने हाथ में हवा में पकड़ना, इसको ऐसे हवा में ऐसा पकड़ना, तो हवा में जब तुम ऐसा पकड़ोगे तो डब्बा गिरेगा कहाँ, बिल्कुल नीचे तो गिरेगा, ये डब्बा ऐसे गिरेगा, डब्बा ऐसे थोड़ी गिरता है यार। अपने हाथ में, तुम्हारा ये किस में फ़ोन है ना, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है ना, इस फ़ोन को ना टेढ़ा पकड़ो, इस फ़ोन को टेढ़ा पकड़ो, फ़ोन है तुम्हारे हाथ में या जो लैपटॉप है, इस फोन लैपटॉप को है ना ऐसे टेढ़ा पकड़ो अपने हाथ में, और टेढ़ा पकड़ के ना इसको छोड़ दो नीचे, छोड़ मत देना, कहीं बोल दो सर ने बोला था, सर हमने तो छोड़ दिया, हमें क्या पता था, है ना। तो तुम छोड़ोगे ना लैपटॉप को, सीधा करके छोड़ो यार, सीधा करके छोड़ो, चाहे तो लैपटॉप को ऐसे छोड़ दो, चाहे टेढ़ा करके छोड़ दो, गिरेगा तो ऐसे ही ना। क्यों ऐसा क्यों गिरेगा, क्योंकि वेट की डायरेक्शन लगने की यही है भाई साहब, वेट हमेशा ऐसे लगता है, वेट ऐसे थोड़ी ऐसे लग जाएगा, वेट कभी भी ऐसे लगने वाला नहीं है, पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या अब तक सिखाया तुम्हें, मैंने तुम्हें ये सिखाया कि भाई साहब डब्बा चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा, उसका जो वेट है वो हमेशा नीचे ही लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड ही लगता है, वो किसी दिशा में नहीं लगता, वो किसी दिशा में नहीं लगता। नॉर्मल सी बात है, मुझे समझ आनी चाहिए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक। तो सर नॉर्मल कैसे बनाया सर यहाँ पर, मैंने कहा बेटा देख तेरे को पहले ही बताया था कि जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस हो, यहाँ पर तो सर कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, यहाँ पर तो कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, तो बेटा कॉन्टैक्ट सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर लाइन, कॉन्टैक्ट सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर लाइन, तो कॉन्टैक्ट सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर लाइन। तो बोला सर परपेंडिकुलर तो सर कहीं ऐसा बैठेगा इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसा बैठेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा बैठेगा, है ना। तो ध्यान से देख, तुझे परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन लाइन है, क्या तुझे इस रेड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लग रही है, हाँ बिल्कुल है ना, परपेंडिकुलर बिल्कुल है, बात समझ आई मेरे को। तो सर ये कितना एंगल है भाई, ये नीचे कितना लगा, ये लगा mg, ये कितना लगा mg। अच्छा देख बेटा ध्यान से देख, तुझे अच्छी बात समझ आएगी, देख अच्छा लगेगा तुम्हें, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देख। तो ये थीटा है और ये 90, तो ये एंगल कितना, अच्छा तुम्हें अब थोड़ा सा ये एंगल देखो, ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना बेटा, थीटा, बचा हुआ एंगल कितना, थीटा। तो बेटा ये mg इज अ फोर्स, mg इज अ वेक्टर, mg इज अ वेक्टर, और वेक्टर अगर थीटा एंगल बना रहा हो तो किस एक्सिस के साथ, उस दिशा में उसका cos थीटा, तो मतलब ये है mg का cos थीटा, ये है mg का cos थीटा। और mg का sin थीटा कहाँ जाएगा, mg का sin थीटा बिल्कुल mg cos थीटा के परपेंडिकुलर, एंड सच दैट mg कहाँ रहे, बीच में रहे, mg कहाँ रहे बेटा, बीच में, तो mg बीच में, तो मतलब के ऐसे, मतलब के
ऐसे, ये है mg का साइन थीटा, ये है mg का साइन थीटा, ये है mg का साइन थीटा, mg का साइन थीटा। और ये ऊपर क्या है, नॉर्मल, ऊपर क्या है, नॉर्मल है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, कॉन्टैक्ट सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर। तो बेटा ध्यान से देखो, क्या ये डब्बा हवा में रखा रखा, क्या ये डब्बा रखा रखा इसको बोलता है, इस चीज़ को ना, ये जो टेढ़ा जो फट्टा है ना, इस टेढ़े फट्टे को कभी कभी कोई कोई लोग इसको इंक्लाइंड प्लेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, इसका नाम है ये, याद रखना आज के बाद। टेढ़े फट्टे को क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, और प्लेन तो तुम समझते ही हो, है ना, जानते हो। मैं नहीं समझता था जब मैं 11वीं में था ना, तो मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ता था 10वीं तक, मेरे को क्या पता इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। तो अब किसी ने बताया भी नहीं यार, तो मैं दिमाग में सोचा, मास्टर बोला इंक्लाइंड प्लेन, मैं सोचा अच्छा, मैंने कहा प्लेन मतलब हवाई जहाज, मैंने कहा हवाई जहाज तो ठीक है, पर इंक्लाइंड मतलब क्या होता है। तो मुझे पता ही नहीं था इंक्लाइंड प्लेन का मतलब टेढ़ा फट्टा होता है, इसलिए मैं ज़्यादा सीख ही नहीं पाया। और वो मास्टर ने भी यार बड़ा खोल के मेरे को प्यार से कभी समझाया ही नहीं कि भैया इंक्लाइंड प्लेन का मतलब जो होता है वो टेढ़ा फट्टा होता है, हवाई जहाज नहीं होता, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, टेढ़ा फट्टा। अब मुझे एक बात बताओ, तो टेढ़े फट्टे पर जैसे मान लो कि मैंने ये डब्बा रखा है, टेढ़े फट्टे के ऊपर मान लीजिए कि मैंने ये डब्बा अगर ऐसे रखा हुआ है, तो डब्बा तो लुढ़क के नीचे आएगा ना। तो डब्बे को नीचे लुढ़काने के लिए कौन जिम्मेदार है, सुनो, ये mg जिम्मेदार है, mg का cos थीटा जिम्मेदार है या mg का sin थीटा जिम्मेदार है। भाई देखो, डब्बे को नीचे लुढ़काने के लिए कौन जिम्मेदार है, mg का sin थीटा। कौन जिम्मेदार है, mg का sin थीटा। मतलब कि इसके ऊपर अगर तो आप रुड़काने वाला फोर्स लिखना चाहो, रुड़काने वाला फोर्स वैसे होता क्या है, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई कोई भी फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। और रुड़काने वाला फोर्स है कितना, वो है mg साइन थीटा। क्या है वो, mg साइन थीटा। तुम ध्यान से देखो बेटा, तो m ने m को मार दिया, अरे m ने m को मार दिया, मतलब कि जब ये डब्बा रुड़क के नीचे आ रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g साइन थीटा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g साइन थीटा। हालांकि ये बात मुझे भी नहीं बतानी चाहिए तुम लोगों को ये सब बातें, पर फिर भी सुन लो, कोई बात नहीं। हम तो अभी नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं ना। सुनो मुझे एक बात बताओ, क्या ये डब्बा रखा रखा हवा में उड़ा, क्या हवा में नहीं उड़ा ना, क्या ये डब्बा रखा रखा इसके अंदर घुस गया, क्या नहीं घुसा ना। इसका मतलब कि ऊपर के तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे के तरफ वाले फोर्स। ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, नॉर्मल, नीचे वाला फोर्स कौन सा है, mg साइन, mg का cos थीटा हो। मतलब कि जब ये डब्बा एक सीधे सरफेस पर रखा था तब नॉर्मल कितना था, mg था। तब नॉर्मल कितना था बेटा, mg था। और जब ये डब्बा एक टेढ़े फट्टे पर रख दिया गया जो यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, तब नॉर्मल कितना बचा, तब नॉर्मल बचा mg का cos थीटा। कितना बचा बेटा, mg का cos थीटा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ आई है ना, पक्की बात एकदम। और सुनो, और भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बता सकता हूँ मैं नॉर्मल के बारे में। देखो तीसरा केस ऐसा भी बन सकता है कि मैं बहुत सारे डब्बे ले लूँ। देखो मैंने बोला कि मान लो चलो ये सरफेस एकदम ठीक है, बिल्कुल सपाट सरफेस है। अच्छा बनाते हैं चलो इसको। मैंने बोला कि मान लो बिल्कुल ऐसे सपाट सरफेस है, बिल्कुल एकदम ठीक है, बिल्कुल ऐसे एकदम, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक भाई, कोई बात नहीं, टुचुक 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 टुचुक। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो इस तरह से मैंने क्या करा, इस तरह से मैंने क्या करा, मैंने 2-3 डब्बे बनाए। मैंने कहा चलो 2-3 डब्बे बनाते हैं। अब मैंने कहा तुम बच्चों से पूछते हैं, ठीक है, तुम बताना मेरे के ऊपर कि किस किस के ऊपर कैसा कैसा फोर्स है, ठीक है। मैंने कहा चलो एक फोर्स ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ये डब्बा रहा, ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको नाम मैंने सी दे दिया। बेटा जहाँ पर भी तुम्हें लगे ना कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को दबा रही है, कंप्रेस कर रही है, तो समझना कि वहाँ पर भाई साहब पक्का से नॉर्मल फोर्स है, वहाँ पर पक्का से नॉर्मल फोर्स है। मैंने बोला यहाँ से मैं फोर्स एफ लगा रहा हूँ, यहाँ से मैं फोर्स एफ लगा के इसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस सिस्टम को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। अभी तीनों बॉडी का मिला के क्या बन गया, सिस्टम बन गया है ना। तो अब तुम मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ नॉर्मल लग रहा होगा। चलो वीडियो को स्टॉप करो चुपचाप से और खुद से बताओ जरा कहाँ कहाँ नॉर्मल लग रहा होगा, बताओ। सोचा तुमने, एक बार सोच लिया ना। देखो तो बेटा एक तो नॉर्मल लग रहा होगा नीचे, है ना भाई, एक तो नॉर्मल लग रहा होगा नीचे। नॉर्मल कौन लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रही होगी बॉडी ए। नॉर्मल ऑन, इसको मैं ग्राउंड बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ग्राउंड बोल देता हूँ। तो नॉर्मल ऑन ग्राउंड ड्यू टू ए, नॉर्मल ऑन ग्राउंड ड्यू टू ए कितना लग रहा होगा भाई, इसका मास इंटू जी, तो उतना ही धरती माता भी ऊपर फोर्स लगाएगी। नॉर्मल ऑन बॉडी ए ड्यू टू ग्राउंड, हाँ बात समझ आई। अब यहाँ सुनो, नॉर्मल ऑन ग्राउंड ड्यू टू बॉडी बी, तो ये भी धरती माता भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो नॉर्मल ऑन बॉडी बी ड्यू टू ग्राउंड, हाँ बात समझ आई। सुनो, बॉडी सी इस बॉडी बी के ऊपर नीचे फोर्स लगा रही होगी, तो नॉर्मल ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी सी, तो ऊपर भी लगेगा क्या, नॉर्मल ऑन बॉडी सी ड्यू टू बॉडी बी। एक और छूट गया, देखो अपनी नज़र से, अभी सुनना जरा ध्यान से, देखो एक और छूट गया क्या भाई, जब भी फोर्स आप लगाओगे तो ये बॉडी ए भी तो बॉडी बी को आगे धक्का देगी ना, तो उसको दबाना चाहेगी ना। तो नॉर्मल
ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, तो बॉडी बी थोड़ी पीछे रहेगी, वो भी फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, तो नॉर्मल ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। हाँ, तो अब देखो ये इतने सारे फोर्स लग रहे थे सिस्टम के ऊपर, है ना। ऐसे ऐसे अपने को करना आना चाहिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब जैसे यहाँ सुनो, अब जैसे वही वाला केस था, अब मैं इसको और सिंपल कर देता अगर, है ना। तो ऐसे करता, मान लो कि अगर ये एंगल थीटा है, भाई मैंने बोला कि ये भी मान लो एक टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो ये क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो बी जो बॉडी है वो ए को कैसे धक्का मारेगी, ऐसे इस तरफ धक्का मारेगी ऐसे, है ना। दिस विल बी द फोर्स, है ना, दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ए भी थोड़ी पीछे रहेगी, ए भी उल्टा फोर्स लगेगा, ऐसे कैसे धक्का मार रही तू, ऐसे लगाएगी धक्का ऐसे, है ना। तो नॉर्मल ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, इस तरह से, ठीक है। अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं तुम्हारा कंसेप्ट बना रहा हूँ, ठीक है। सवाल वाल तो अपन करते रहेंगे आराम से, अभी मैं तुम्हारा क्या बना रहा हूँ, कंसेप्ट बना रहा हूँ। अब सुनो, देखो अब मैं इसके ऊपर तुमका कुछ सवाल कराऊँ। देखो सुनो, सवाल कैसे कैसे करने चाहिए, सवाल करने चाहिए ऐसे, सुनो। मैंने क्या सवाल पूछा बच्चे से, मैंने ऐसा सवाल पूछा, सुनो। पहला सवाल, फालतू टाइम पास सवाल, मैंने बोला कि भाई ये धरती माता है, ये क्या है, धरती माता। मैं बोला भाई ये जो बॉडी है ना, ये 2 किलो की है, ये कितने की है, 2 किलो की। मैंने बोला फाइंड द नॉर्मल फोर्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक। बेटा मैं हैंडराइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। फाइंड द नॉर्मल फोर्स ड्यू ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक, कि मतलब कि ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पर कितना फोर्स लगाएगा। भाई कितना फोर्स लगाएगा मुझे पता है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है, जितना इसका वेट होता है, मतलब F इज इक्वल टू एम जी, मतलब 2 गुणा 10। मेरी क्लास में हमेशा तुम जी को 10 से ले लेना, हालांकि इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 होती है। पेपर में अगर कुछ भी ना बोला हो, जब तुम पेपर दोगे उसमें अगर कुछ भी ना बोला हो तो 9.8 लेना भाई साहब। कितना लेना, 9.8 लेना। अगर 10 उसने दे रखा होगा, देना होगा, तो 10 वो दे देगा कि भाई टेक जी एस 10। हालांकि मेरी क्लास में तुम हमेशा जी को 10 ले लेना, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। तो देखो कितना फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, 20 न्यूटन, है ना। तो जितना फोर्स नीचे लगा रहा है उतना ही फोर्स भाई ऊपर भी लगा रहा होगा। तो नॉर्मल फोर्स कितना आया, नॉर्मल फोर्स आया 20 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स कितना आया बेटा, 20 न्यूटन। ये एन और ये एन अलग अलग है, कहीं एन से एन को मार दो फिर बोलो 1 इज इक्वल टू 20, है ना। एन ने एन को मार दिया, बोलो 1 इज इक्वल टू 20। अरे ऐसा करना नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई है, पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो नॉर्मल कितना आया बेटा मेरे पास, नॉर्मल आया 20 न्यूटन, है ना। इसी तरह से मैं तुमसे एक और सवाल पूछ लेता। सुनो, एक और सवाल कैसे पूछता, ऐसे पूछता। मैंने कहा देखो भाई कैसा सवाल है, ऐसा सवाल है कि भैया ये है धरती माता और ये अपना टेढ़ा फट्टा इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। और ये डब्बा है मान लो 5 किलो का, ये डब्बा है 5 किलो का, ठीक है। फिर से वही सवाल पूछा, फाइंड द नॉर्मल फोर्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स तुम समझ जाया करो कि भाई वो ब्लॉक्स, चाहे वो ब्लॉक इंक्लाइंड के ऊपर लगा रहा हो, चाहे इंक्लाइंड ब्लॉक के ऊपर लगा रहा हो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि एक ही वैल्यू आएगी दोनों की, ठीक है। तो मैं क्या बोला, फाइंड नॉर्मल फोर्स। मैं क्या बोला, फाइंड नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब सामान्य फोर्स नहीं होता है गधेड़ों, बार बार बोल चुका हूँ मैं। फाइंड नॉर्मल फोर्स। चलो बताओ नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तुम्हारे पर मम्मी कसम अगर तुमने नहीं बताया तो देख लो। सुनो, नीचे कितना फोर्स लगेगा, नीचे लग रहा होगा 50, नीचे लग रहा होगा 50 न्यूटन लग रहा होगा ना। अरे यार m इंटू जी ना, नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा इसका वेट ही तो लगेगा, तो m इंटू जी, जी कितना होता है 10 होता है, तो 50 हो गया। अच्छा नॉर्मल फोर्स कैसा लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, रुको एकदम ढंग से। परपेंडिकुलर लाइन देखो, इस तरह से कुछ परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं अपन। ये लो भाई, ये रहा टचू टचू टचू, और ये रहा। तो ये जो ऊपर ये जो आएगा ना, ये ऊपर आएगा, ये आएगा नॉर्मल फोर्स, ये आएगा नॉर्मल फोर्स। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा 37 डिग्री, तुमको बता चुका हूँ मैं, है ना, बताया था ना कि ये एंगल भी कितना हो जाता है 37 डिग्री। भाई जितना ये थीटा होता है उतना एंगल ये थीटा भी हो जाता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले यार, है ना। तो इस डायरेक्शन में ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 50 का cos 37, ये आएगा 50 का cos 37, और cos 37 कितना होता है बेटा 4/5, तो कितना आया 40 न्यूटन, है ना। हालांकि नॉर्मल तो मेरा आ चुका है, पर फिर भी चलो लगे हाथ तो मैं ये भी बता देता हूँ कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लुढ़काने वाला फोर्स, नीचे की तरफ लुढ़काने वाला फोर्स कितना है 50 का sin 37, 50 का sin 37, sin 37 कितना होता है 3/5, मतलब कि कितना 30 न्यूटन, मतलब कि कितना 30 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ आई। अब मुझे बात बताओ नॉर्मल फोर्स कितना आया, नॉर्मल फोर्स तो तुम निकाल सकते हो ना भाई, ना तो डब्बा इंक्लाइन के अंदर धंसा,
और ना इंक्लाइंड से हवा में उड़ा, मतलब कि ऊपर के तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे के तरफ वाले फोर्स। इसका मतलब कि नॉर्मल इज इक्वल टू 40 न्यूटन। इसका मतलब कि नॉर्मल इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई इस डब्बे का एक्सेलरेशन बताओ, भाई डब्बा नीचे की तरफ रुड़क रहा है ना, डब्बा नीचे की तरफ रुड़क रहा है ना, तो रुड़काने वाला फोर्स कौन है? रुड़काने वाला फोर्स है 30 न्यूटन। रुड़काने वाला फोर्स है 30 न्यूटन। भाई किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपको फोर्स लिखना हो तो वो क्या होता है? किसी भी बॉडी के ऊपर, बेटा ध्यान सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, गहरी क्या आसान बात है पर है बहुत गहरी। जिस भी बॉडी के ऊपर फोर्स निकालना हो वो फोर्स होता है उसी बॉडी का मास इनटू उसी का एक्सेलरेशन। जिस बॉडी के ऊपर भी फोर्स निकालना हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस बॉडी के ऊपर भी फोर्स निकालना हो वो फोर्स क्या होता है? उसी बॉडी का मास इनटू उसी का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से? एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना? मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात है ना? बेसिकली मैं 2 इक्वेशन बना रहा हूँ हर एक बॉडी के लिए। एक तो वर्टिकल इक्वेशन बना रहा हूँ, एक मैं उसकी हॉरिजॉन्टल। अब इसकी इस बॉडी के लिए ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल ये है इस तरह से, तो ये वाली इक्वेशन बना रहा हूँ। हालांकि तुम जानते हो किसी भी मोशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिएंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, एक उसकी वर्टिकल इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल इक्वेशन कौन सी? उसकी वेट और नॉर्मल वाली, वेट और नॉर्मल वाली। और ये वाली कौन सी? वो नेट फोर्स वाली। ठीक है, तो ये करना होगा हर बार, तुम्हें बहुत आसान सवाल हो जाएंगे, तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, चलो भाई और आगे बढ़ते हैं, और सवाल कराता हूँ। देखो सुनो, एक और सवाल मैं तुमसे करवाता हूँ, ठीक है? वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना और खुद से मुझे करके बार आंसर तुम मिलाना फिर, कि मैं कर दूंगा इसको, अभी सॉल्व करूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार खुद से सॉल्व करके मुझे बताओ कि सर हाँ हमारा सर बिल्कुल एकदम सही आ रहा था सर, हम सही समझ गए सर। मैंने बोला चलो 53 डिग्री का एंगल है। कितना है? 53 डिग्री का एंगल है। और भाई साहब ये डब्बा जो है ना, ये 10 किलो का डब्बा है, 10 किलो का। चलो तुम मुझे नॉर्मल फोर्स बताओ, तुम मुझे क्या बताओ? नॉर्मल फोर्स बताओ। एक तो पहला सवाल तो ये रहा, और इस डब्बे का एक्सेलरेशन बताओ। इस डब्बे का एक्सेलरेशन बताओ। डब्बा तो नीचे खिसकेगा ना, तो नीचे खिसकेगा तो एक्सेलरेशन बताओ। ये 2 सवाल मैंने तुम्हें दिए हैं। चलो भाई वीडियो को स्टॉप कर दो भाई, बिल्कुल टाइम पास नहीं भाई साहब, एकदम वीडियो को स्टॉप करेंगे, खुद से करेंगे एक बार। कराए? देखो तो नीचे फोर्स कितना लगेगा? नीचे लगेगा 100 न्यूटन। नीचे लगेगा 100 न्यूटन, M इंटू जी, 10 इंटू 10, 100 न्यूटन हो गया। अच्छा नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर। सीधी लाइन ना खींची जाती एक तो यार ग्राफिक टैबलेट पे ना। अच्छा ये रहा, ये एंगल कितना? ये एंगल भी है 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो ये कितना है? ये कितना है? ये है कॉस का, ये है 100 का कॉस 53, 100 का कॉस 53, मतलब 100 इंटू 3/5, तो कितना आया? 5 दूनी 10, आया 60 न्यूटन। ये आया 60 न्यूटन। और नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर। और ये आगे बढ़ाने वाला फोर्स कितना आया? आगे बढ़ाने वाला फोर्स कितना आया? आगे बढ़ाने वाला जो फोर्स है वो है 100 का साइन 53, मतलब कि 100 इंटू 4/5, 100 इंटू 4/5 मतलब कि 80 न्यूटन, मतलब कि 80 न्यूटन। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई मेरे को, इतनी बात तो समझ आई, इसमें तो कोई परेशानी नहीं आई मुझे। अच्छा सुनो, यहाँ से देखो, क्या डब्बा हवा में उड़ा? नहीं। क्या डब्बा जमीन में धंसा? नहीं। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स। इसका मतलब कि नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आ गया? चुपचाप लिख दो, 60 न्यूटन। कितना आ गया? 60 न्यूटन। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, शाबाश, बात समझ आई। अच्छा डब्बे को आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? बोलो, 60 न्यूटन, 100 न्यूटन क्या 80 न्यूटन? 80 न्यूटन आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है ना, तो 80 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। भाई साहब 0 ने 0 को मार दिया, एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ बेटा तुमने खुद से एक बार निकाला होगा और सही निकाला होगा बेटा। अगर नहीं निकाला है तो कोई बात नहीं, देखो एक और तुमको होमवर्क सवाल देता हूँ, इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि किस किस बच्चे ने ये वीडियो देख ली है। ठीक है, ये होमवर्क सवाल है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क सवाल है। मैंने बोला भाई साहब एंगल है 37 डिग्री, एंगल है फिर से 30, मेरे को 37 और 53 बड़े प्यारे एंगल लगते हैं यार, ये इनकी वैल्यू अच्छी आती है, इसलिए मैं इनके साथ ज़्यादा खेलना पसंद करता हूँ। ठीक है सुनो, और ये डब्बा है भाई साहब 10 किलो का, डब्बा है भाई साहब 10 किलो का। फिर से मैंने तुमसे सवाल पूछा एक तो नॉर्मल बताओ और एक इस डब्बे का एक्सेलरेशन बताओ। एक बताओ नॉर्मल, एक बताओ डब्बे का एक्सेलरेशन। ये 2 सवाल मैंने तुमसे पूछ डाले। ठीक है, अब इसके आंसर जो जो मुझे व्हाट्सएप पे भेजेगा मुझे पता चल जाएगा कि वो बच्चा एक तो पढ़ रहा है और साथ साथ वीडियो भी देख रहा है। बाकी तो भाई साहब तुम सारे गधेड़े हो। ठीक है, समझ जाना, जो जिसने भी नहीं भेजा ना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं भेजा मेरे को, वो समझ जाएगा कि वो गधेड़ा है बिल्कुल एकदम, है ना, समझ जाएगा कि हम समझ जाएंगे कि वो गधेड़ा है बिल्कुल, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा भाई साहब, है ना। तो ये चर्चा थी बेटा आपके साथ मेरी नॉर्मल की, किसकी? नॉर्मल की चर्चा। और किसकी चर्चा? अभी तो नॉर्मल की चर्चा करी ना मैंने तुम्हारे साथ। देखो और बढ़िया बढ़िया बातें मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो नॉर्मल में तो अभी बहुत कुछ आएगा, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें, देखो मज़ा आएगा। और देखो बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें। सुनो अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, और एक और नई वैरायटी के सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो तो क्या बोला गया, ऐसा बोला गया कि बेटा मान लो ये है धरती माता, ठीक है, और ये है डब्बा, ये है धरती माता और ये है डब्बा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आई। तो क्या बोला गया, डब्बा भाई साहब है 10 किलो का,
डब्बा है 10 किलो का। मैंने कहा ठीक है। और बोला डब्बे, अब ना डब्बा ऐसे चुपचाप नहीं बैठा हुआ, अब डब्बे के ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ बाहर से। मैं कैसे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं देखो ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे टेढ़ा फोर्स लगा रहा हूँ। मैं फोर्स लगा रहा हूँ टेढ़ा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ टेढ़ा। कितना लगा रहा हूँ और कितना लगा रहा हूँ? मैंने बोला मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूँ भाई साहब 20 न्यूटन। कितना लगा रहा हूँ? 20 न्यूटन। और कितने एंगल पर लगा रहा हूँ, कितने एंगल पर लगा रहा हूँ? मैंने बोला मैं यहाँ से 37 डिग्री के एंगल पर फोर्स लगा रहा हूँ। कितने एंगल पर लगा रहा हूँ? 37 डिग्री पर। फिर से ये सवाल पूछे, बोला एक तो नॉर्मल बताओ और एक एक्सेलरेशन बताओ। एक बताओ नॉर्मल, एक बताओ एक्सेलरेशन। तो बेटा जब भी किसी भी एंगल पर अगर फोर्स लग रहे हो ना, हमेशा फोर्सेस को पहले आप ब्रेक करें कंपोनेंट्स में, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना? ये इस 20 का cos 37 है, ये इस 20 का cos 37 है। 20 का cos 37 कितना होता है? 4/5। तो 20 इंटू 4/5, तो ये आया 16 न्यूटन, ये आया 16 न्यूटन। और इस देखो, और कहाँ लगेगा इसका जो sin 37 लगेगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि 20 न्यूटन को बीच में रखना होता है ना। कंपोनेंट तोड़ना जानते हो ना बेटा? कंपोनेंट तोड़ना नहीं जानते तो पहले वेक्टर वाली सीरीज देखना भाई साहब, नहीं तो आना मत यहाँ पे, बता रहा हूँ मैं। ये आएगा 20 का sin 37, तो 20 इंटू sin 37, sin 37 कितना? 3/5। तो ये कितना आया? sin 37 कितना? 3/5, तो कितना आया ये हो गया 12 न्यूटन, ये हो गया 12 न्यूटन। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। एक इसके अलावा और कौन कौन से फोर्स हैं इसके ऊपर? एक इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स है, कितना? 100 न्यूटन। कितना फोर्स है? 100 न्यूटन। और ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्मल। ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्मल। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुनो भाई, इस डब्बे के ऊपर ऊपर की तरफ वाले फोर्सेस की गणना करो पहले। ऊपर की तरफ बताओ कौन कौन सा फोर्स है ऊपर की तरफ? एक तो ये 12 न्यूटन है, देखो ना एरो ऊपर है ना, एरो कहाँ है? ऊपर, तो 12 न्यूटन है। एक ऊपर की तरफ है नॉर्मल, और नीचे की तरफ कौन है? नीचे की तरफ है 100 न्यूटन। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी डब्बे के ऊपर भाई साहब ऐसे रस्सी से ऐसे टेढ़ा है, अगर मैं बांध के ऐसे फोर्स लगाऊं, तो क्या वो डब्बा क्या ज़मीन में धस जाता है क्या यार? ज़मीन में नहीं धसता। क्या हवा में उड़ जाता है क्या यार? मैं बोल रहा हूँ हवा में नहीं उड़ा, मैंने बोल दिया सवाल में कि हवा में नहीं उड़ा, ठीक है? डज नॉट लीव द ग्राउंड। तो ना तो हवा में उड़ा ना जमीन में धसा, इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स। हाँ, तो ऊपर क्या क्या है? ऊपर है एक तो नॉर्मल प्लस, ऊपर क्या क्या है? नॉर्मल और 12 प्लस 12, और नीचे की क्या है? नीचे की तरफ है 100, नीचे की तरफ है 100। तो नॉर्मल कितना आया बेटा? नॉर्मल आया 100 माइनस 12। 100 माइनस 12 कितना? यह है 90, और यह 88 है ना, 88 न्यूटन। नॉर्मल कितनी है बेटा? 88 न्यूटन। कोई कोई बच्चा दिमाग में बोलता हाँ नहीं सर 100 न्यूटन। अबे 100 न्यूटन नहीं है गधड़े, कितना है नॉर्मल? नॉर्मल है 88 न्यूटन, नॉर्मल है 88 न्यूटन, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ आई है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस डब्बे को आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये नॉर्मल जिम्मेदार है, ये 12 न्यूटन जिम्मेदार है, ये 20 न्यूटन जिम्मेदार है, या ये 16 न्यूटन जिम्मेदार है? बोलो बोलो बोलो। डब्बे को आगे बढ़ाने के लिए 16 न्यूटन जिम्मेदार है ना? तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना है आगे बढ़ाने वाला? नेट फोर्स है 16 न्यूटन, नेट फोर्स है 16 न्यूटन। और बेटा नेट फोर्स जब भी लिखना हो, मैंने तुम्हें अभी भी सिखाया था कि नेट फोर्स क्या होता है? बॉडी का मास इंटू उसी बॉडी का एक्सेलरेशन, मतलब कि 16 न्यूटन इज इक्वल टू 10 इंटू उसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आया 1.6 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। मुझे नॉर्मल निकालना आ गया, मुझे एक्सेलरेशन निकालना आ गया। और सुनो देखो, ऐसे नहीं, अभी तो बहुत सवाल कराऊंगा। देखो सुनो, और करते हैं। देखो मैंने बोला ये धरती माता, ये धरती माता, ये है डब्बा और ये है डब्बा। मैंने बोला चलो फिर 10 किलो का डब्बा, फिर से 10 किलो का डब्बा। अब सुनो देखो फोर्स कैसा लग रहा है। तुमने कभी किसी डब्बे को ऐसे टेढ़ा धक्का मारा है? ऐसे धक्का मारा है? धक्का तुमने ऐसे सीधा तो मारा ही है भाई, सीधा धक्का तो मारा ही होगा, ऐसे धक्का तो मारा ही डब्बे को। मैं कहता हूँ ऐसा धक्का नहीं मारते अब ऐसा धक्का नहीं मारते। देखो मैं कैसा धक्का मार रहा हूँ डब्बे के ऊपर, सुनना। देखो मैं डब्बे पे ऐसा धक्का मार रहा हूँ, देखो पहले इसको मिटाता हूँ मैं। टचो 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 टचो, ठीक है? देखो सुनो मैं कैसा धक्का मारा, मैंने ऐसा धक्का मारा देखो बॉडी के ऊपर। सुनो ऐसा धक्का नहीं मारा मैं, देखो ऐसा धक्का मार रहा हूँ, देखो टुई 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 टुई, ऐसा टेढ़ा धक्का मार रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है? टेढ़ा धक्का मार रहा हूँ। कितना धक्का मार रहा हूँ, कितना धक्का मार रहा हूँ? मैंने बोला चलो ज़्यादा धक्का नहीं मारते, 20 न्यूटन का धक्का मारते हैं। कितना धक्का मारते हैं? 20 न्यूटन का धक्का मारते हैं, और 37 डिग्री का एंगल बना के धक्का मारते हैं। कितना एंगल बना के? 37 डिग्री का एंगल बना के धक्का मारते हैं। बेटा सुनो ज़रा ध्यान से देखो, तो फोर्स की लाइन कैसी है इसकी? फोर्स की लाइन है कुछ ऐसी, देखना सुनना, अच्छा लगेगा तुम्हें। फोर्स की लाइन है ऐसी, यही लाइन है ना फोर्स की? तुम घबराए तो नहीं हो ना? दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स विच रिप्रेजेंट्स 20 न्यूटन, विच रिप्रेजेंट्स 20 न्यूटन। ध्यान से सुन लो, एकदम मजा आएगा तुम्हें। यही बस कंसेप्ट है बेटा, रटने का ही नहीं फिजिक्स में कुछ, फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं होता। सुनो अच्छा, ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना? ये एंगल भी कितना? ये एंगल भी 37 डिग्री, ये एंगल भी 37 डिग्री। और ये फोर्स तो कितना है? तो 20 न्यूटन ने दे ही रखा है ना? ये एक ही तो लाइन है,
एक ही तो लाइन है पूरी, 20 न्यूटन। मुझे एक बात बताओ, ये 20 न्यूटन, ये 37 डिग्री, तो इस तरफ आगे की तरफ कितना है इसका, आगे की तरफ है इसका, इस तरफ देखो, इस तरफ यहाँ है 20 का cos 37, यहाँ है 20 का cos 37, और 20 का cos 37 मतलब 4/5 मतलब के 16 न्यूटन, मतलब के 16 न्यूटन। अब मुझे एक बताओ, इसको sin 37 कहाँ आएगा, ऊपर के नीचे? इसका sin 37 आएगा नीचे, इसका sin 37 आएगा नीचे, मतलब कितना, 12 न्यूटन, कितना, 12 न्यूटन। अच्छा भाई चलो, ये तो मैंने फोर्स की बात कर ली जो बाहर से लग रहा था। इसके अलावा और भी फोर्सेस थे बॉडी के ऊपर। कौन कौन से फोर्सेस थे भाई? एक तो इसका वेट था ना, नीचे की तरफ इसका वेट नहीं है, हाँ नीचे की तरफ इसका वेट है भाई, बात समझ आती है। कितना वेट है नीचे की तरफ? इसका वेट है 100 न्यूटन, और ऊपर की तरफ वेट है इसका नॉर्मल। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है फिर ऊपर से? नॉर्मल। मुझे एक बात बताओ, क्या ये डब्बा ज़मीन में धंसा? क्या ये डब्बा ज़मीन में धंसा? नहीं धंसा। क्या हवा में उड़ा? नहीं उड़ा। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स। अरे ऊपर की तरफ वाला फोर्स ज़्यादा होता तो हवा में उड़ जाता, नीचे की तरफ वाला फोर्स ज़्यादा होता तो ज़मीन में धंस जाता, पर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स, और ऊपर तो है सिर्फ नॉर्मल, और नीचे क्या है? नीचे है 100 न्यूटन प्लस साथ में 12 न्यूटन। तो भाई साहब नॉर्मल आ गया 112 न्यूटन, नॉर्मल आ गया 112 न्यूटन। अच्छा, इस डब्बे को आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है बोलो? 16 न्यूटन जिम्मेदार है, 20 न्यूटन जिम्मेदार है, 100 न्यूटन जिम्मेदार है, 12 न्यूटन जिम्मेदार है? भाई साहब इसको आगे बढ़ाने के लिए 16 न्यूटन जिम्मेदार है, तो मतलब कि 16 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन आया 1.6 और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ये मुझे समझ आती है। देखो बेटा, इसी तरह के जो हैं और सवाल भी तुमसे मैं करवा सकता हूँ, है कि नहीं? देखो सुनो, तो इस तरह के किस तरह से सवाल बनते हैं, देखो सुनो। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि इस तरह से आपके पास ये धरती माता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक से ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, अब एक से ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ। चलो भाई, एक से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। देखो सुनो, तो मैंने बोला कि मान लीजिए ये 2 किलो का डब्बा है, ठीक है? कितने किलो का डब्बा है? 2 किलो का डब्बा है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और मैंने बोला कि मान लो एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, कितने एंगल पर लग रहा है? ये लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पर, ठीक है? और कितना फोर्स लग रहा है? मैंने बोला चलो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और एक फोर्स लग रहा है ऐसे, और ये कितने का लग रहा है? मैंने बोला चलो मान लो 50 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है? और कितने एंगल पर लग रहा है? ये लग रहा है 53 डिग्री के एंगल पर। कितने एंगल पर? 53 डिग्री के एंगल पर। फिर तुमको सवाल पूछा गया कि भाई इसकी नॉर्मल रिएक्शन बताओ, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, और क्या बताओ? एक्सेलरेशन बताओ। तो बिल्कुल आसान सवाल है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बस ज़्यादा फोर्स लगा दी इसमें, और कुछ भी नहीं है। देखो सुनो, तो नीचे तो एक तो लग रहा होगा 20 न्यूटन का फोर्स, है ना? और ऊपर लग रही होगी नॉर्मल, ऊपर लग रही होगी नॉर्मल। ये 50 का cos 53, 50 का cos 53 मतलब कितना? 30 न्यूटन, क्योंकि मैं जानता हूँ cos 53 कितना होता है? 3/5, 3/5 वो 50, कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। और ऊपर लगा कितना? ऊपर लगा 40 न्यूटन, है ना? 50 का साइन 53, है ना? 50 न्यूटन का साइन 53, कितना हुआ? 40 न्यूटन। और इसके अलावा सुनो, और इसके अलावा क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे? देखो, इस 20 न्यूटन का नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ इसका आएगा कितना? cos 53, है ना? यार मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? देखो ये ऐसा ही तो है ना, ये लाइन को आप देखो फिर से एक्सटेंड कर दो। देखो मैं इस लाइन को फिर से एक्सटेंड कर देता हूँ, देखो क्या बना मेरे पास। तो इस लाइन को मैंने जैसे ही आगे एक्सटेंड करा तो मेरे पास ये लाइन आई ऐसी, है ना? ये लाइन आई ऐसी। और देखो ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? ये भी 37 डिग्री का एंगल है ना? ये भी कितना है? 37 डिग्री का एंगल है। तो इस तरफ तो आया 20 का cos 37, मतलब कि कितना? 16 न्यूटन। और नीचे कितना आया? नीचे आया 12 न्यूटन, नीचे आया 12 न्यूटन। तो ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, क्योंकि ना तो डब्बा हवा में उड़ा और ना ज़मीन में धंसा। तो ऊपर क्या क्या है? ऊपर एक तो है नॉर्मल प्लस एक है 40 न्यूटन इज इक्वल टू नीचे कितना है? एक तो 20 है और साथ में एक 12 न्यूटन। तो ये कितना आया? नॉर्मल इज इक्वल टू ये आया 32 माइनस 40। अरे भाई साहब, ये तो गड़बड़ा हो गया मामला, है ना? ये तो गड़बड़ा गया। कैसे गड़बड़ा गया? सुनो ज़रा ध्यान से। देखो इसलिए गड़बड़ा गया क्योंकि नॉर्मल नेगेटिव में आ गई, नॉर्मल नेगेटिव में आ गई, और नॉर्मल कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। नॉर्मल नेगेटिव का मतलब है बेटा कि ये डब्बा अब हवा में उड़ जाएगा, ये डब्बा जो है हवा में उड़ जाएगा, ये ज़मीन को छोड़ देगा। बेटा नॉर्मल जैसे ही 0 हो जाए, इसका मतलब कि डब्बा इज जस्ट अबाउट टू लीव द सरफेस, डब्बा इज जस्ट अबाउट टू लीव द सरफेस। बाकी नॉर्मल नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। नेगेटिव का मतलब यही है कि ये डब्बा ज़मीन पर टिकने वाला नहीं है, ये डब्बा हवा में उड़ जाएगा।
वो तो चलो मैंने डेटा इस बार ऐसा ले लिया इसलिए ऐसा हुआ है ना, पर अगर इस 20 न्यूटन फोर्स की बजाय अगर मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लिया होता है, कुछ और फोर्स लेता, तो नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा होता और ऊपर की तरफ फोर्स कम होता, तो डब्बा हवा में नहीं उड़ता, है ना। और आगे बढ़ाने के लिए इसको कौन जिम्मेदार है, आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है 16 न्यूटन। कौन जिम्मेदार है, 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन इज द नेट फोर्स विच इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आई होप तुम्हें इस तरह के सवाल समझ आ गए होंगे कि एक से ज़्यादा फोर्स लगा दे तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो एक मैं तुम्हें होमवर्क भी दे देता हूँ, इस होमवर्क को जो बच्चा सॉल्व करके भेजेगा इसका मतलब सिर्फ उसी ने वीडियो देखी है, उसी ने होमवर्क करा है और बाकी किसी ने भी नहीं करा। सुनो ज़रा ध्यान से देखो, तो ये रहा, मैंने बोला चलो मान लो कि ये है अपने पास एक 10 kg का ब्लॉक, ठीक है, 10 kg का मान लीजिए अपने पास एक ब्लॉक है, ठीक है। और कैसा कैसा फोर्स है इसके ऊपर, मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा फोर्स है, देखो कैसा कैसा, एक फोर्स तो ऐसा लग रहा है, मैंने बोला चलो ये फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स है और 37 डिग्री के एंगल पर लग रहा है, ठीक है। और एक मैंने बोला कि एक फोर्स है ये रहा, देखो एक फोर्स है ये रहा, कैसा रहा, ये फोर्स है, सुनना ज़रा ध्यान से, देखो ये फोर्स है, ये फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है। और ये फोर्स कितना है, मैंने बोला 20 न्यूटन का फोर्स है, कितना है 20 न्यूटन का फोर्स है, और कितने एंगल पर है भाई साहब, 37 डिग्री के एंगल पर है, कितने पर है 37 डिग्री के एंगल पर है। तो तुमको बोला गया कि भाई अब क्या बताओ, नॉर्मल बताओ और क्या बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, दोनों चीज़ें तुम्हें बतानी है, तो नॉर्मल फोर्स बताना और साथ में क्या बतानी है, एक्सेलरेशन, है ना। चलो आई होप तुम ये सवाल कर पाओगे, सवाल सॉल्व करके जब भेजोगे ना व्हाट्सएप पे, तभी मुझे पता चलेगा कि भाई साहब कौन कौन वीडियो देखता है और कौन कौन नहीं देखता, कौन कौन सवाल करता है और कौन कौन नहीं करता। देखो सुनो, इसी में और वैरायटी के सवाल कराता हूँ, देखो सुनो, नई नई वैरायटी के सवाल करेंगे, मज़ा आएगा तुम्हें। देखो तो मैंने बोला कि चलो मान लो ये है अपनी धरती माता, ठीक है, ये है अपनी धरती माता, मैंने कहा चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, धरती माता है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और मैंने बोला कि चलो मान लो एक डिब्बा ये रहा और एक डिब्बा ये रहा, और मैंने बोला एक डिब्बा ये रहा, ये 3 डिब्बे जो हैं ऐसे लाइन से रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने बोला कि चलो मान लो ये डिब्बा है 2 किलो का, ओके, और मैंने बोला चलो मान लो ये डिब्बा है 3 किलो का, ओके, और मैंने बोला ये डिब्बा मान लो ये है 5 किलो का, ओके। तो अपने पास टोटल कितने हो गए, ये हो गए 10, मतलब कितना हो गया, एक हो गया 2 किलो का डब्बा, एक हो गया 3 किलो का डब्बा और एक हो गया 5 किलो का डब्बा, ठीक है। फिर मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, मैंने लगाया मान लो 50 न्यूटन का फोर्स, कितना लगाया 50 न्यूटन का फोर्स मैंने ऐसा लगाया, ठीक है। अब तुमको क्या सवाल पूछा गया, तुमको सवाल पूछा गया फाइंड द फोर्स ऑन 5 kg block, find the force on 5 kg block due to 3 kg block, due to 3 kg block, ठीक है। तुमको बोला गया कि 5 kg के ब्लॉक पर 3 kg का जो ब्लॉक है वो कितना फोर्स लगा रहा है ये बताएं, ठीक है। चलो ठीक है, तो वीडियो को एक बार यहीं पर स्टॉप करो, खुद से सोचने का प्रयास करो कि किस तरह से बनता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कराता हूँ, आई होप तुमने एक बार वीडियो को स्टॉप करके एक बार सोचा जरूर होगा कि सर क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि फाइंड द फोर्स ऑन द 5 kg ब्लॉक, भाई इस वाले ब्लॉक के ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहा है। अब मेरी बात सुनो, सर क्यों फोर्स लगाएगा सर, भाई अगर तुमने यहाँ से फोर्स लगाया तो ये वाला डब्बा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला डब्बा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और फिर तीनों जो है वो साथ साथ चलने लगेंगे, है ना, तीनों डब्बे बेटा साथ साथ चलेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, जब तक सिस्टम साथ साथ चले, जब तक सारे ब्लॉक साथ साथ चलें, ठीक है, जब तक सारे ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, जब तक सारे ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, जब तक सारे ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, तब तक उनका एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, तब तक उनका एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा। जब तक डब्बे साथ साथ चलेंगे तब तक उनका एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा। बेटा जब तक साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका मतलब पता है इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे डील करें। आप बेटा इन तीनों डब्बों को एक ही डब्बा मान लें, आप क्या मान लें, तीनों डब्बों को एक ही डब्बा मान लें, ठीक भाई। मैंने इन तीनों डब्बों को क्या मान लिया, मैंने इन तीनों डब्बों को एक ही डब्बा ऐसे मान लिया। तो एक ही डब्बा है तो भाई एक ही डब्बा कितने किलो का है, 5, 6, 7, 8 और 2 10, है ना, 10 किलो का डब्बा है। तो बेसिकली अभी क्या सिस्टम है, अब ये इस तरह से सिस्टम है कि एक 10 किलो का डब्बा है, एक क्या है 10 किलो का डब्बा है, और उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो भाई इस 10 किलो के डब्बे का जो एक्सेलरेशन है वही तो इन तीनों डब्बों का एक्सेलरेशन है, वही क्या है, इन तीनों डब्बों का एक्सेलरेशन है। तो भाई 50 न्यूटन इज इक्वल टू 10 इंटू ए, मतलब कि एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन आया 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मतलब कि इन तीनों डब्बों का जो एक्सेलरेशन है भाई, इसका भी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तीनों डब्बों का एक्सेलरेशन एकदम सेम सेम रहेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब सुनो, एक और बात सुनो, अब ध्यान से देखो। तो भाई इस डब्बे का एक्सेलरेशन आया 5 किलो वाले एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन कितना आया, ये आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये क्यों आ रहा है भाई, इसका एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है भाई? जब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा तभी तो इसका एक एक्सेलरेशन आया भाई। इस 5 किलो वाले डब्बे पर जब कोई फोर्स लग रहा है, इस 5 किलो वाले डब्बे पर जो फोर्स लग रहा है तभी तो इसका एक्सेलरेशन आया है। और 5 किलो डब्बे पर फोर्स कौन लगा रहा है, ये 3 वाला लगा रहा है ना। हाँ, यही तो मुझे निकालना था। तो भाई फोर्स ऑन 5 किलो वाला डब्बा इंटू ड्यू टू 3 किलो वाला डब्बा, तो कितना आया भाई? मास किसका, 5 किलो वाले डब्बे का। मास किसका, 5 किलो वाले डब्बे का कितना है, 5। और एक्सेलरेशन किसका, उसी का एक्सेलरेशन जिसके ऊपर आप फोर्स निकालना चाहते हो, उसी का एक्सेलरेशन। तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, 5। तो मतलब कि बेटा 5 किलो वाले डब्बे पर 3 किलो वाला डब्बा कितना फोर्स लगा रहा है? ये फोर्स लगा रहा है 25 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा है, 25 न्यूटन। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह से मैं तुमसे पूछता कि बताओ फोर्स बताओ, 3 किलो वाले डब्बे पर 2 किलो वाला डब्बा कितना फोर्स लगा रहा है? तो भाई 3 किलो वाले डब्बे का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? उसके ऊपर लग रहा है 15 न्यूटन का फोर्स। कितना लग रहा है बेटा उसके ऊपर? 15 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो किस तरह से करना है इस सवालों को भाई? आप पहले तो क्या मान लो, एक ही सिस्टम मान के फिर एक्सेलरेशन निकाल लो और फिर आराम से निकालते रहो, उसको सॉल्व करते रहो। फॉर एग्जांपल लो एक और सवाल कर लेते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, तो बहुत आसान सवाल हो गया। लो भाई एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा, एक डब्बा ये रहा और एक डब्बा ये रहा, ठीक है। मैंने बोला चलो मान लो ये है 1 किलो का डब्बा, ओके, और ये है 3 किलो का डब्बा, और ये है मान लो 4 किलो का डब्बा, ठीक है। ये हो गए 4 5 7 8, मैंने 2 किलो का डब्बा, ऐसा बोला मैंने, ठीक है, इस तरह से बोला, ओके। फिर मैंने बोला कि चलो मान लो कि इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ से 100 न्यूटन, ठीक है। मैंने तुमको क्या क्या पूछा? मैंने पूछा फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक ड्यू टू 4 kg ब्लॉक, ये बताएं। फिर मैंने पूछा फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक ड्यू टू 3 kg ब्लॉक, ये बताएं। मैंने पूछा फाइंड द फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक ड्यू टू 1 kg ब्लॉक। मैंने तुमको ये 3 सवाल पूछे, ठीक है। मैंने तुमको ये 3 सवाल पूछे कि 2 kg वाले ब्लॉक पर 4 kg वाला कितना फोर्स लगा रहा है, 4 kg वाले पर 3 kg वाला कितना फोर्स लगा रहा है, और 3 kg पर 1 kg वाला कितना फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक सिस्टम मान के, एक डब्बा मान के एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन इज इक्वल टू टोटल मास कितना है, 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो 10 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एक्सेलरेशन है? ये 1 किलो वाले का एक्सेलरेशन है, या ये 3 किलो वाले का एक्सेलरेशन है, या ये 4 किलो वाले का एक्सेलरेशन है, या ये 2 किलो वाले का एक्सेलरेशन है? किसका एक्सेलरेशन है बेटा? ये सबका एक्सेलरेशन है। किसका एक्सेलरेशन है? ये सबका एक्सेलरेशन है। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब तुमको क्या बोला? अब तुमको बोला फाइंड द फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक ड्यू टू 4 kg ब्लॉक। तो 4 kg ब्लॉक तो 2 kg वाले पर इधर फोर्स लगा रहा होगा वो, और कितना होगा वो? कितना होगा भाई? 2 किलो का फोर्स, जिस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो उसी बॉडी का मास इंटू उसी का एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, 10। तो मतलब किसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। अब किस पर निकालना है? फाइंड द फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक। तो 4 kg का मास और इंटू उसका एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। फाइंड द फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। तो 3 kg वाले का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, तो कितना आया, 30 न्यूटन। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोलो तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? भाई साहब बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात 1% भी नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अच्छा देखो एक और सवाल पूछूं तुमसे, देखो सुनो ज़रा ध्यान से देखो। एक और सवाल पूछता हूँ, उससे तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा थोड़ा सा हल्का सा खुल जाएगा, देखना सुनना। तो मैंने बोला मान लो कि ये 37 डिग्री का एंगल है, और मैंने बोला मान लो बेटा ये है यहाँ पर 2 किलो का डब्बा, ओके, और एक उसके बिल्कुल सटा के पीछे रखा गया है 4 किलो का डब्बा, ठीक है, और इन दोनों को रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है, इन दोनों को रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है, रिलीज़ कर दिया गया, रिलीज्ड, ठीक है। तुमको सवाल पूछा गया, तुमको सवाल क्या पूछा गया? तुमको सवाल पूछा गया फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स ऑन, फाइंड द फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, फाइंड द फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक ड्यू टू 4 kg ब्लॉक, ड्यू टू 4 kg ब्लॉक। चलो भाई बताओ मुझे कितना होना चाहिए, बताओ। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो और खुद से एक बार ट्राई करो, फिर मैं तुमको इसका लॉजिक बताता हूँ और तुमको मैं बताता हूँ किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो
मैं ऐसी आशा करता हूँ तुमने करा होगा। बेटा मुझे एक बात बताओ कि ऐसा मान लो कि तुम लोग अपने क्लासरूम में बैठे हुए हो और तुम्हारा क्लासरूम है मान लो थर्ड फ्लोर के ऊपर, ठीक है, थर्ड फ्लोर पे तुम्हारा क्लासरूम है, काफ़ी ऊपर क्लासरूम है। और मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बस्ते को तुम्हारे सर के ऊपर रख दूँ, ठीक है, तुम्हारे बैग को मैं क्या करूँ, तुम्हारे सर के ऊपर रख दूँ, ठीक है, मान लो ये तुम हो, ठीक है, और मैं क्या करूँ कि तुम्हारे बैग को और तुम्हारे सर के ऊपर मैं ऐसे रखवा दूँ, मैंने रखवा दिया भाई, बैग को तुम्हारे सर के ऊपर रखवा दूँ, और फिर मैं तुम्हें क्या करूँ, फिर मैं तुम्हें ना खिड़की में से धक्का मार दूँ, फिर मैं तुम्हें खिड़की में से धक्का मार दूँ। तो जब तुम गिर रहे होगे, क्या तुम्हें, मान लो तुम्हारे सर के ऊपर ये रखा हुआ है बिल्कुल, क्या तुम्हें इस बैग का वजन महसूस होगा? नहीं, तुम्हें इस बैग का कोई वजन महसूस नहीं होगा, क्योंकि बेटा जितना एक्सेलरेशन तुम्हारा है उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी है, डब्बे का भी है, मतलब इस क्या बोलते हैं तुम्हारे बैग का भी है। तो जब दोनों का एक्सेलरेशन जब सेम होता है तब तुम्हें इसका कोई वजन महसूस नहीं होता। इसका मतलब कि ये जो बैग है ये तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अब मुझे एक बात बताओ, तो जब ये 2 किलो का डब्बा जब नीचे उतर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा। अरे अभी प्रूव करवाया था ना बेटा, देखो नहीं अगर तुम्हें याद है तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि देखो ध्यान से देखो, तो ये थीटा एंगल यहाँ पर बन रहा था, ये एम मास का एक डब्बा था यहाँ पर, है ना, तो एम जी फोर्स लग रहा था नीचे, एम जी फोर्स लग रहा था नीचे, और ये क्या था, एम जी का कॉस थीटा, याद है ना, ये एंगल कितना हो गया था अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये एंगल तो थीटा था, एम जी का कॉस थीटा और ये एम जी का साइन थीटा, और ये एम जी का साइन थीटा। तो एम जी का साइन थीटा, एम जी का साइन थीटा इज इक्वल टू उसी का मास इंटू उसी का एक्सेलरेशन, तो जी एम ने एम को मार दिया तो एक्सेलरेशन आया जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन आया जी साइन थीटा। तो भाई जी साइन थीटा मतलब एक्सेलरेशन होता है, मैंने कहा हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो भाई अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो इसमें एक्सेलरेशन में क्या कहीं पर भी मास आया क्या, तुम्हें मैंने ये बताया, इस अगर तुम्हें बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है तो क्या हमें पता चलता है कि 1 किलो का मास था कि 2 किलो का मास था कि 3 किलो का मास था? नहीं, इसका मतलब कि मास के इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कि 2 किलो वाले मास का भी एक्सेलरेशन जो है वो जी साइन थीटा है, और इसका भी जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जी साइन थीटा है, कितना है, जी साइन थीटा। तो भाई साहब ये 4 किलो का जो डब्बा है, ये फोर्स ऑन 2 किलो डब्बा ड्यू टू 4 किलो डब्बा कितना हो जाएगा, 0। ये 2 किलो वाले डब्बे पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? पक्की बात एकदम, सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर? तो बेटा इस तरह के सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सवाल तो पता है डायरेक्ट पूछा गया था, ये सवाल तो डायरेक्ट पूछा गया था। कैसे पूछा गया था ये सवाल? ये सवाल इस तरह से पूछा गया था कि भाई ये इंक्लाइंड प्लेन है और भाई ये एंगल जो है वो थीटा है, और भाई एंगल थीटा हो गया, और बोला कि ये जो मास है ना, बोला ये m1 मास है, और बोला पीछे जो मास है ना ये m2 मास है, और बोला m2 इज़ ग्रेटर देन m1, m2 इज़ ग्रेटर देन m1। तो आमतौर पर बच्चे के मन में क्या आता है कि नहीं नहीं यार ये पीछे वाला मास जो है वो भारी है ना, तो ये आगे वाले को धक्का देगा, तो ये यार कुछ ना कुछ फोर्स तो आना चाहिए। पर बेटा असलियत में क्या होता है, असलियत में ये पीछे वाला जो मास है इसके ऊपर कोई धक्का नहीं लगाता, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन कितना होता है, सेम होता है, और कितना होता है, जी साइन थीटा होता है। कितना होता है बेटा, जी साइन थीटा होता है। तो जब दोनों का एक्सेलरेशन जब दोनों का सेम है तो ये पीछे वाला डब्बा आगे वाले डब्बे पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो भाई साहब फोर्स ऑन m1 मास ड्यू टू m2 मास विल बी इक्वल टू 0। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। मुझे बेटा ये बात समझ आनी चाहिए, है ना। और देखो और सवाल कराता हूँ तुम्हें कॉन्टैक्ट फोर्स के, है ना, और सुनो नॉर्मल फोर्स के और सवाल करते हैं। सुनो देखो इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है ना, बहुत फेमस सवाल है ये भी। देखो तो मैंने बोला कि मान लो ये है भाई साहब आइसक्रीम, ठीक है, मान लो ये आइसक्रीम का गोला है, ठीक है। आइसक्रीम खाई तुमने गोले वाली कभी कभी? गोल, अरे गोले वाली आइसक्रीम तो खाई होगी ना यार। तो मान लो कि वही गोले वाली आइसक्रीम है बस, ठीक है। और क्या करा तुमने इसको एक कप के अंदर तुमने इसको भर के रख रखा है। पर कप देखो कप कैसा है, कप बताता हूँ तुम्हें, देखो कप कैसा है, ऐसा है भाई कप। देखो सुनो इस तरह का कप है, ऐसा कप है कि भाई कप के अंदर ये आइसक्रीम पूरी समा ही नहीं रही, कप के अंदर ये पूरी आइसक्रीम जो है वो समा ही नहीं रही भाई साहब, पूरा ऊपर ऐसे तुमने ऊपर तक भर रखा है एकदम इसको, है ना, ऐसा है। तो मान लो ये इस तरह का हिसाब किताब हो गया। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, ऐसा है। थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इसको। देखो सुनो ये तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसको तो तुम कर ही दोगे फिर। नहीं थोड़ा अच्छा करेंगे, गोला ही गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं दोबारा बनाते हैं उसको। चलो भाई ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ, मान लो ये अपने पास एक गोला है और कप देखो कप ऐसा है, कप भाई साहब बिल्कुल ही छोटा सा था और तुमने जो है बहुत बड़ी आइसक्रीम उसके अंदर ऐसे डाल दी। तो मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, डाल दी तो डाल दी, अब डाल दी भाई क्या करा जाए। ठीक, तो ये है आपका गोला और ये है आपकी वो, ये आपका कप या दीवार वीवार समझ लो, इसको कुछ भी समझ लो, जो तुम्हारा मन करे समझ लो। ठीक है, अभी गोला उसके अंदर पूरा आ नहीं रहा,
ठीक है। तो अब देखो जहाँ पर भी कॉन्टैक्ट है, दीवार का और गोले का कॉन्टैक्ट है, दीवार का और गोले का कॉन्टैक्ट कहाँ है, एक तो दीवार का और गोले का कॉन्टैक्ट ये रहा, और एक दीवार और गोले का कॉन्टैक्ट ये रहा। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो तुमसे बस यही पूछा गया कि ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना गोले के ऊपर, किसकी वजह से, इन दीवारों की वजह से, वो नॉर्मल फोर्स तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स, यू हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स exerted by the wall on the corner of the ball, ठीक है। you have to find out you have to find out the normal force, you have to find out the normal force on the corners of the ball, on the corners of the ball due to walls, ड्यू टू वॉल्स, ठीक है। दीवारों की वजह से बताना है कि कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा। सर आपने तो कहा था, सर आपको देखो सुनो, मैं भी सवाल पूरा नहीं हुआ, मैं तुमको और डेटा देता हूँ, ठीक है। डेटा क्या देता हूँ मैंने, एक तो तुमको इस गोले की रेडियस दे दी, मैंने एक तो तुमको इस गोले की क्या दे दी बेटा, रेडियस दे दी, कि गोले की जो रेडियस है ना वो है 5 मीटर, गोले की जो रेडियस है वो कितनी है 5 मीटर। और मैंने भाई साहब ये जो बीच में जो ये नहर सी बनी हुई है या कुछ भी तुम इसको कह लो, मैंने इसको इसकी भी तुमको चौड़ाई दे दी कि ये 6 मीटर है, ये कितनी है 6 मीटर है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तुमको क्या पूछा गया, तो सर आपसे कैसे कह रहे थे, सर कॉन्टैक्ट सरफेस के सर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सर नॉर्मल, तो सर ये तो सर यहाँ तो परपेंडिकुलर सरफेस सर दिख ही नहीं रहा कहीं पे। बेटा सुनो ज़रा ध्यान से, तो जहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि एक सरफेस तो देखो ऐसा चौंच वाला सरफेस है, तो दूसरा सरफेस तो है ना, ये सरफेस तो है ना, तो इस सरफेस के देखो परपेंडिकुलर तुम डालोगे ना, तो ये कहाँ से पास होगा, ये गोले के सेंटर से पास होगा, कहाँ से पास होगा, गोले के सेंटर से। बेटा मैं तो तुम्हें एक बात बताऊँ, जब भी कोई स्फेरिकल फिगर हो और तुम्हें इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ जाए, तो भाई साहब क्या करो, आँख मीच के ऐसी लाइनें खींच दो जो इसके सेंटर से पास होती हो, आंख मीच के ऐसी लाइनें खींच दो जो इसके सेंटर से पास होती हैं। तो भाई साहब जो भी सेंटर से पास होगी ना वो हमेशा सरफेस पर कैसी होगी, नॉर्मल होगी। तुम देख लो, देखो सरफेस के ऊपर नॉर्मल है कि नहीं है, देखो सरफेस के ऊपर नॉर्मल है कि नहीं है, देखो सरफेस पर नॉर्मल है कि नहीं है, हाँ भाई है, सरफेस पर नॉर्मल है, सरफेस पर नॉर्मल है, सरफेस पर नॉर्मल है, हाँ भाई बिल्कुल है। तो हमें क्या करना है, आंख मीच के ऐसी लाइनें खींचनी है जो कि इसके गोले के सेंटर से पास होती हो, वो पक्का से क्या होगी, नॉर्मल होगी, वो पक्का से क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो एक नॉर्मल तो ये रही एन, और एक नॉर्मल ये रही एन, एक नॉर्मल ये रही एन। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, एक ये रही नॉर्मल एन, अच्छा बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आई। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। अच्छा अब यार नॉर्मल कैसे निकालूं, ये तो सर बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ी दुविधा हो गई। बेटा आपको इसका मास भी दे दिया गया गोले का, ऐसा मान लो कि आपको गोले का मास दिया गया 5 किलो का है, कितना है 5 किलो का है। तो गोले के ऊपर जो वजन लगेगा गोले का वो तो नीचे की तरफ लगेगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, है ना। तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगा तो ये लगा भाई वर्टिकली डाउनवर्ड। तो रुको इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, एक मिनट रुको। गोले का जो वजन लगेगा, ये फिर से वहीं से बन गया, एक मिनट रुकें ज़रा, इसको थोड़ा अच्छी फिगर बनाएंगे तो मज़ा आएगा बनाने में ना। फिर देखो इसको हाथ से ही बनाता हूँ। देखो तो वेट कहाँ लगेगा इसका, बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा नीचे की तरफ। कितना लगेगा 50, कितना लगेगा 50 न्यूटन, है ना। मास दिया है आपको, तो वेट कितना हो गया इसका नीचे की तरफ, 50 × 10 तो 50 हो गया, है ना। और सुनो देखो ज़रा ध्यान से देखो, तो टुचू 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 टुचू, अब देखो ज़रा ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना ज़रा, अच्छा लगेगा तुम्हें। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है कितनी है 3 मीटर, और ये दूरी कितनी है, ये तो तुम्हें दे रखी है ना, रेडियस है, ये दे रखी है रेडियस है, कितना है ये 5, ये कितना है 5। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, देखो ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर ये 5 है ये 3, तो ये एंगल हो गया 53 और ये एंगल हो गया 37, ये एंगल हो गया 37 और ये भी एंगल हो गया 37, क्योंकि ये भी 3 है ना। तो ये सारे एंगल कितने हो गए 37 डिग्री, क्योंकि अपोजिट है बिल्कुल इससे, तो ये भी 37 डिग्री, ये 37 डिग्री, तो ये भी 37 डिग्री। बेटा ध्यान से देख, तो इस वाली नॉर्मल का ऊपर कितना n cos थीटा, ऊपर कितना n cos थीटा, है ना। देखो इस वाली नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, पहले इस वाली नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर कितना इसका n cos थीटा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और इस तरफ कितना, इस तरफ n का साइन थीटा, इस तरफ n का साइन थीटा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और सुनो और सुनो और सुनो, देखो
इस वाली नॉर्मल का इस तरफ ऊपर n का cos थीटा, और थीटा तो खैर 37 है, तो 37 ही लिख देता हूँ उसको यहाँ पर ना। लो भाई 37 लिखा मैंने, तो कितना हो गया, इसका भी n का cos 37 और इस वाली नॉर्मल का भी इस तरफ n का cos 37, तो ये हो गया 2n cos 37, और इस तरफ हुआ n का sin 37, n का sin 37। अब ध्यान से देखो तो n sin 37 ने और n sin 37 को मार दिया, तो जुड़ा कितना, ऊपर की तरफ कितना, ऊपर की तरफ है 2n cos 37, है ना। और ये ऊपर तो हवा में तो उड़ नहीं रहा, अरे ये हवा में तो उड़ नहीं रहा और नीचे भी धंस नहीं रहा, इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाला फोर्स। तो मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि 2n और साथ में cos 37 इज इक्वल टू 50, इज इक्वल टू 50। तो कितना आया, ये आया 2 इंटू n और साथ में cos 37, cos 37 क्या होता है 4/5 इज इक्वल टू कितना हुआ 50, है ना। तो ये कितना हो गया, देखो नॉर्मल हो गया 25 पंजे 125, 25 पंजे क्या हुआ 25, ये हो गया 250, 5 पंजे 25, 250 बटा 8 और साथ में कितना न्यूटन। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। आई होप तुम्हें ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा यार, और अगर नहीं समझ आया हो तो 10 बार भी पूछना है बेटा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम व्हाट्सएप पे पूछ लेना एकदम ढंग से, है ना। और सुनो देखो, और भी बहुत तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। देखो मैं तुम्हें ये सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, और जो जो बच्चा से ये सवाल नहीं होगा वो मुझसे पूछेगा, क्योंकि बेटा ये सवाल जानते हो जब पेपर होगा ना तुम्हारा, तो ये तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा, ये तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा ये सवाल, ठीक है। सुनो ज़रा, देखो देखो ज़रा ध्यान से देखो। तो होमवर्क देने से पहले देखो तो मैं एक आधा कंसेप्ट और बताता हूँ मैं। देखो तो हमने क्या सीखा अभी तक कि अगर मान लो दो चीज़ों का टचिंग हो रही हो, जैसे अभी तक तो देखो जब भी टचिंग हो रही थी तो हमेशा देखो दो फ्लैट सरफेस की टचिंग थी, है ना भाई, इंक्लाइंड भी है तो फ्लैट ही ना, और डब्बा भी है तो फ्लैट ही। पर यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि मैंने एक तो था गोले जैसा और एक था ऐसे चौंचदार वाला सरफेस, तो उनकी जब मैंने क्या करा कि मैंने कहा नॉर्मल निकालना, तो क्या करें फिर, नॉर्मल ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर। बेटा कभी आगे तुम जाके जानते हो लैडर प्रॉब्लम पढ़ोगे, लैडर प्रॉब्लम में क्या होगा, लैडर प्रॉब्लम में इस तरह की तुमको सवाल मिलेगा कि मान लो कि ये है अपनी दीवार, ठीक है, और ये है अपनी धरती माता, ठीक है, ये है धरती माता और ये है दीवार, ठीक है, ये है धरती माता और ये दीवार। और सीडी कैसे खड़ी होती है, सीडी कैसे खड़ी होती है, सीडी ऐसे खड़ी होती है ना, सीडी ऐसे खड़ी होती है। तो तुमको पूछा जाएगा बताओ कहाँ कहाँ पर नॉर्मल है, भाई जहाँ जहाँ पर टच करेगा नॉर्मल तो होगा ना। तो यहाँ पर कैसा नॉर्मल होगा, यहाँ पर ऐसा नॉर्मल होगा, है ना, यहाँ पर ऐसा नॉर्मल होगा इस तरह का। तो मैंने बोल दिया चलो उसको नॉर्मल 1 बोल दिया। बेटा जो भी सरफेस तुमको परपेंडिकुलर दिख जाए ना, बस उसी के परपेंडिकुलर तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ये, तो एक नॉर्मल यहाँ पर कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी n2, ये नॉर्मल 2 हो जाएगी, है ना। और ऐसा भी देखो लैडर प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है कि दीवार मान लो ऐसी है, दीवार छोटी है और सीडी उसके ऊपर ऐसे खड़ी है। देखो मैं बताता हूँ, सीडी उसके ऊपर ऐसे खड़ी है, सीडी तो ऐसे भी खड़ी हो सकती है ना, ऐसे खड़ी हो सकती है ना सीडी, हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो बोलेगा आप बताओ नॉर्मल कैसा बनेगा, बोला आप बताओ नॉर्मल कैसा है। अब देखो सर ध्यान से देखो, तो n1 जो नॉर्मल है, देखो सरफेस अब ऐसा है ना, सरफेस अब ऐसा है ना, तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये गया नॉर्मल n1, ये गया नॉर्मल n1, है ना। और इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, इसका नॉर्मल n2। ये कुछ याद करने वाली बातें हैं जो कि अभी आपको याद करनी है, टाइम के साथ साथ ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पक्की बात है ना, एकदम सोच लो। तो अच्छा ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बोला, जब भी सरफेस जो भी हो, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला जो होता है ना वही नॉर्मल होता है, ठीक है। और सुनो देखो किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो ये हो गया अब तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। क्या होमवर्क क्वेश्चन है, देखो सुनो, मैंने बोला कि भाई साहब ये है तुम्हारी धरती माता, ठीक है, और ये डबल इंक्लाइंड है। डबल इंक्लाइंड मतलब कैसा कि भाई एक तो ये रहा और एक फट्टा ये रहा टेढ़ा और एक फट्टा ये रहा, ठीक है। और टेढ़े फट्टों के बीच में हमने भाई साहब एक गोला फंसा रखा है, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। और दो टेढ़े फट्टों के बीच में हमने क्या करा भाई साहब, हमने गोला फंसा दिया। हमने क्या करा, दो टेढ़े फट्टों के बीच में एक गोला ऐसे फंसा दिया। भाई ठीक भाई, गोला फंसा दिया, ऐसे फंसा दिया गोला, है ना। अभी थोड़ा छोटा गोला बन गया, इसको थोड़ा बड़ा गोला बनाते हैं, ठीक है, या हाथ से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा आई थिंक, है ना। हाथ से गोला बनाते हैं, पर तुम समझ जाना कि भाई दो टेढ़े फट्टों के बीच में हमने क्या फंसा रखा है, एक गोला फंसा रखा है। तो इस तरह से फंसा रखा है गोला, कैसे, ऐसे भाई, ये गोला है मान लो, ठीक है, ये गोला है, ये गोला रहा, ठीक है, इस तरह से गोला है भाई, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक भाई बात समझ आई, ये गोला हमने ऐसे फंसा रखा है और इस गोले की रेडियस तुमको दे रखी है, इस गोले की रेडियस दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। इस गोले का मास जो है वो मास भी आपको दे रखा है, वो मास आपको दे रखा है 2 kg, वो मास आपको दे रखा है 2 kg, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, तो गोला एक तो यहाँ टच कर रहा है ना, एक तो यहाँ टच कर रहा है सरफेस को, एक यहाँ टच कर रहा है। तो इधर वाले नॉर्मल को मैंने बोला n1 नॉर्मल है, इधर वाले नॉर्मल को मैंने बोला n2 नॉर्मल है। तो तुमको वही सवाल पूछा गया कि n1 नॉर्मल कितना होगा और n2 नॉर्मल
कितना होगा, ठीक है। ये 2 सवाल आपको बोले गए, अब ये दोनों सवाल ही आपको करने आने चाहिए, ठीक है। नहीं आया तो व्हाट्सएप पे पूछना मुझसे, पर एक बार ट्राई ज़रूर करना बेटा, ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। और नहीं तो अगली क्लास जब मैं शुरू करूँगा ना, तो अगली क्लास में सवाल से ही शुरू करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सवाल भी क्लियर अच्छे से हो पाए, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, बस फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।